अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वैक्सीनेशन। चैप्टर इम्यूनिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं और ऑलरेडी हम इननेट इम्यूनिटी और अडाप्टिव इम्यूनिटी ये सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। वैक्सीनेशन एक्चुअली में अडाप्टिव इम्यूनिटी को प्रोवोक करने का, अडाप्टिव इम्यूनिटी को बिल्ड करने का एक मैकेनिज्म है, एक टेक्निक है। सो वैक्सीनेशन कैसे काम करती है, इसके कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। वैक्सीनेशन इज एक्चुअली इम्यूनाइजेशन विद वैक्सीन। वैक्सीन के ज़रिए बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करने के प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाता है। यानी इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनिटी के डेवलप करने के प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। और इम्यूनाइजेशन अगर वैक्सीन के ज़रिए हासिल की जाए तो उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहा जाएगा। सो नाउ वैक्सीन्स क्या होती हैं? वैक्सीन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। वैक्सीन्स आर द केमिकल विच हेल्प टू बिल्ड इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। नाउ वैक्सीनेशन क्या होगी? इम्यूनिटी को डेवलप करने की एक टेक्निक होगी। कौन सी इम्यूनिटी को? एडाप्टिव इम्यूनिटी को। नाउ वी नो दैट एडाप्टिव इम्यूनिटी आर ऑफ टू टाइप, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी ये हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर इम्यूनिटी में डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है, एडाप्टिव इम्यूनिटी की ऐसी टाइप है जिसमें हमारी बॉडी खुद इम्यूनिटी बिल्ड करती है। जैसे कि कोई पैथोजन आ चुका है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी खुद इम्यूनिटी डेवलप करती है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होगी। इसके अलावा जो वैक्सीन्स हैं वो भी एक्टिव इम्यूनिटी में आ जाती हैं। यानी वैक्सीन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, उनको हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है एज अ फॉरेन एजेंट और उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती है। सो ये भी एक्टिव इम्यूनिटी की एक फॉर्म आ जाती है। पैसिव इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हम बनी बनाई किसी और से लेते हैं, यानी कोई और बनाता है और उससे हम वो इम्यूनिटी ले लेते हैं। जैसे कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन हो गया, सीरम ट्रांसफ्यूजन हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग होगी। ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए, मिल्क के ज़रिए बच्चे के अंदर बहुत सारी माँ से जो है एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। नाउ अब हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है। वैक्सीनेशन में एंटीजन यानी ऐसा पोर्शन पैथोजन का जो कि हमारी बॉडी जिसे रिकॉग्नाइज कर सकती है एज अ फॉरेन एजेंट, और ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज़ काज नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन में हम ऐसे पोर्शन, ऐसे पार्ट्स यूज़ करते हैं जो कि डिजीज़ काज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बॉडी को, किसी शख्स को बीमार तो नहीं करना, हमने क्या करना है, इम्यूनिटी बिल्ड करनी है जस्ट। सो एंटीजन को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। अब एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, यानी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बिल्ड करती है और मेमोरी सेल्स बनते हैं ताकि उन एंटीजेंस को किल किया जाए। सो एंटीजन इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल्स बनते हैं और इनके बनने के बाद हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है। सो जब वो रियल पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, हमारी बॉडी ऑलरेडी इम्यून है, तो उस पैथोजन को ऑटोमेटिकली एकदम से किल किया जाएगा। यानी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी किसी पैथोजन के अगेंस्ट पहले से डेवलप करवाई जाती है, आर्टिफिशियली डेवलप करवाई जाती है। सो जब वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स यानी फौजी तैयार होते हैं। जैसे वो पैथोजन एंटर होता है तो ये पहचान लेते हैं कि हाँ, ये एजेंट तो हमने देखा हुआ है, क्योंकि हमने एंटीजन इंसर्ट करवाया था ना, तो उस पैथोजन को एकदम से किल किया जाता है। सो दैट इज़ हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स। वैक्सीनेशन की टाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने 4 टाइप्स लिखी हैं, इसमें तकरीबन सभी टाइप आ जाती हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। एटीन्यूएटेड बोलते हैं किसी चीज़ की एफिशिएंसी को कम कर देना। सो ये ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जो कि लाइव पैथोजेंस होते हैं, यानी डिजीज़ काजिंग एजेंट लाइव होते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी को कम किया जाता है, यानी उनको वीक किया जाता है। सो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स में क्या होता है, वीकन फॉर्म ऑफ पैथोजेंस को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। यानी ऐसे पैथोजन जो डिजीज़ काज नहीं कर सकते, कमज़ोर हैं डिजीज़ काज करने में, लेकिन उनको हमारी बॉडी एज अ फॉरेन एजेंट रिकॉग्नाइज करके इम्यूनिटी बिल्ड करती है। सो इसका एक फ़ायदा होता है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि क्योंकि हमने पैथोजन लाइव इंसर्ट किए हैं बॉडी के अंदर, सो हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बिल्ड होती है। ये फ़ायदा होता है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि 1 या 2 डोजेज़ भी काफ़ी होते हैं 10 साल या पूरी लाइफ के लिए इम्यून होने के लिए। सो इनके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी बिल्ड करती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। नुकसान इसका ये आ जाता है कि क्योंकि ये लाइव पैथोजन होते हैं तो चांसेस होते हैं कि इनके अंदर म्यूटेशन होकर ये वायरुलेंट बन जाएं, ये बड़े पैथोजेनिक बन जाएं, एक चांस ये होता है। दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि ऐसे लोग जिनके अंदर इम्यून सिस्टम कमज़ोर है,
तो हो सकता है क्योंकि ये तो लाइव है ना, तो ये मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो हो सकता है उन बंदों के अंदर ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें और उनको डेफिनेटली इन्फेक्ट कर दें। सो ये इसमें नुकसान रहते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाती है मीजल्स, मम्प्स, रुबेला, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये सारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की एग्जांपल्स आ जाती हैं। सो सेकंड टाइप आ जाती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इनएक्टिवेटेड, सो इसमें पैथोजेंस की किल्ड वर्जन को यूज़ किया जाता है, यानी पैथोजेन को किल किया जाता है और फिर उन्हें बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्ड करे। अब इसका एक फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि ये किल्ड पैथोजन होते हैं तो ये ना मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना म्यूटेट हो सकते हैं, तो ये कमज़ोर इम्यूनिटी वाले बंदों को भी ये वैक्सीन दी जा सकती है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं होती, इसके लिए बहुत सारी डोजेज़ रिक्वायर होती हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारी बॉडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करे, क्योंकि हमारी बॉडी भी बड़ी चालाक होती है, उसे पता लग जाता है ये जो पैथोजन इंटर हुआ है ये किल्ड है, ये मरा हुआ है, इसके अगेंस्ट क्या इम्यूनिटी बिल्ड करनी। सो ये नुकसान इसमें हमेशा रहता है। इसकी एग्जांपल आ जाती है पोलियो, हेपेटाइटिस ए एंड रेबीज़, ये सारी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं जो हमें दी जाती हैं। थर्ड टाइप इसमें हम स्टडी करेंगे सब यूनिट, रिकम्बिनेंट, पॉलीसेकेराइड एंड कंजुगेटेड वैक्सीन। ये सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह पर लिख दी हैं। ये सारी डिफरेंट टाइप की वैक्सीन्स हैं, बट मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट सेम है कि पैथोजन के स्पेसिफिक पीस को आइसोलेट किया जाता है, यानी कोई पैथोजन है उसका स्पेसिफिक पीस, स्पेसिफिक पार्ट आइसोलेट किया जाएगा, हटाया जाएगा उस पैथोजन से, और उसे हटाने के बाद उसकी एक वैक्सीन डेवलप की जाएगी और उसे बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। और जो वो पार्ट होगा उसे हम एंटीजेनिक पोर्शन कहेंगे, क्योंकि एंटीजेनिक पोर्शन को ही हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है एज अ फॉरेन एजेंट और उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बिल्ड करती है। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पैथोजन आ गया, ठीक है, इसके ऊपर ये एंटीजेनिक पोर्शंस मौजूद हैं। सो कंजुगेटेड और सब यूनिट वैक्सीन्स में क्या होता है, इस एक एंटीजेनिक पोर्शन को आइसोलेट किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे मतलब आइसोलेट किए जाएंगे, लेकिन पूरा पैथोजन आइसोलेट नहीं किया जाएगा, उसका स्पेसिफिक पोर्शन आइसोलेट करके क्या किया जाएगा, बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। हमारी बॉडी इस एजेंट को एज अ एंटीजन मालूम करेगी कि ये बड़ा ख़तरनाक एजेंट है, हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करेगी। सो एक तो ये एंटीजेनिक पोर्शन होने की वजह से हमारी बॉडी, इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारी बॉडी इन वैक्सीन्स में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी क्रिएट करती है। सो थोड़ी डोजेज़ में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी क्रिएट होती है। सेकंड फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि ये स्पेसिफिक पार्ट है, ये ना मल्टीप्लाई हो सकता है ना म्यूटेट हो सकता है, सो वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों को भी ये वैक्सीन्स दी जा सकती हैं। बट इसका नुकसान ये रहता है कि उस एंटीजेनिक पोर्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो ये इसमें डिसएडवांटेज आपको हमेशा रहता है। फोर्थ जो टाइप की वैक्सीन्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो आ जाती हैं डीएनए वैक्सीन्स। ये अभी तक एक्सपेरिमेंटल स्टेज में अभी तक बनी नहीं हैं, कुछ पर काम जारी है, लेकिन अगर ये बन जाती हैं तो ये बहुत एफिशिएंट होंगी, बहुत सस्ती, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से काम करेंगी। इनका मैकेनिज्म क्या होगा, एक डीएनए को आइसोलेट किया जाएगा जो कि एंटीजन की प्रोडक्शन करता है, यानी जो पैथोजन के अंदर जो एंटीजेनिक पोर्शन होता है पैथोजन के ऊपर, डेफिनेटली उसको कोई डीएनए कंट्रोल कर रहा होता है ना। डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। सो उनकी सिंथेसिस कौन कर रहा होता है, डीएनए कर रहा होता है। सो डेफिनेटली उस डीएनए को हमने रिकॉग्नाइज करना है और उस डीएनए को आइसोलेट कर लेना है। सो आइसोलेशन ऑफ एंटीजन प्रोड्यूसिंग जीन, एंटीजन प्रोड्यूस करने वाले जीन को आइसोलेट करना है डीएनए वैक्सीन के अंदर। उस जीन को आइसोलेट करने के बाद प्लाज्मेट के अंदर इंसर्ट करना है, जो कि एक वेक्टर का रोल प्ले करता है, यानी उस डीएनए को लेकर जाता है दूसरे किसी हिस्से में। सो प्लाज्मेट के अंदर उस डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट इन प्लाज्मेट। एंड थर्ड पोर्शन में फिर क्या होगा, उस प्लाज्मेट का कल्चर करवाया जाता है बैक्टीरिया। अब प्लाज्मेट कहाँ से लिया जाता है, बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया के अंदर जब प्लाज्मेट डाल दिया जाएगा तो प्लाज्मेट मल्टीप्लाई होगा। सो बैक्टीरियल कल्चर लगाया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर वो जो एक प्लाज्मेट है वो बहुत सारी नंबरिंग्स करेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे प्लाज्मेट चाहिए जिनके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो। सो उस बैक्टीरियल कल्चर से फिर जो प्लाज्मेट हैं उन्हें प्योरीफाई किया जाएगा। नाउ वी हैव मैनी फॉर्म ऑफ प्लाज्मेट, बहुत सारे प्लाज्मेट, और हर प्लाज्मेट में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है, जो जीन्स किसी एंटीजन को कोड करने की सलाहियत रखता है। अब इस प्योरीफाइड प्लाज्मेट को वैक्सीन्स
बनाकर स्टोर किया जाता है और इस वैक्सीन को फिर बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है। अब क्या होगा, ये वैक्सीन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जब इंजेक्ट की जाएगी तो ये डीएनए हमारे डीएनए में शामिल हो जाएगा। हमारा डीएनए इस डीएनए को रीड करके उस एंटीजन की प्रोडक्शन करेगा और एंटीजन जब प्रोड्यूस होगा, सेल से बाहर निकलेगा, तो बाहर इम्यून सेल उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे और इम्यूनिटी बिल्ड करना शुरू कर देंगे। और फिर जब रियल में वो एंटीजन जिस पैथोजन का हिस्सा होता है वो पैथोजन इंटर होगा तो हमारी बॉडी इम्यून हो चुकी होगी उस पैथोजन के अगेंस्ट और डेफिनेटली और फिर फाइट ऑफ करेगी। सो दैट इज़ ऑल द मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीनेशन। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।